हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज जो हम लेक्चर लेने वाले हैं ये हमारा लेक्चर है 11th फिजिक्स चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 1। इस लेक्चर नंबर 1 में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 की अपन बात करें जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, है ना। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट के पहले लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इसकी शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हम इसके बेसिक्स जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, मतलब जैसे ही हम चैप्टर को शुरू करते हैं तो उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है हम उसको कवर करके चलेंगे। लगभग आज की जो क्लास में है, आज की क्लास में हम पूरा इंट्रोडक्शन देखते जाएंगे, लेकिन फिर भी ध्यान से समझना है कि छोटी छोटी बात, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है या फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर एक बात में अपनी इंपॉर्टेंस नजर आती है। तो आपको ये थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना है ना। और लेक्चर को प्रॉपर एंड तक देखें, किस तरीके से आपको अच्छी अच्छी चीजें यहाँ देखने को मिल रही हैं। तो आज जो सफर है वो आपका 11th का सफर है और ये आज से स्टार्ट होता है, जहां पर हम देखने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर को कुछ इस तरीके से आप समझना। हमारे पास एक फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रिचर्ड फेमन। क्या नाम था? रिचर्ड फेमन। अगर मैं रिचर्ड फेमन साइंटिस्ट की बात करूं तो इन्होंने इस चैप्टर से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट या एक थ्योरी दी थी जिसके रिगार्डिंग अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे पास ये कुछ आपका क्या है, नेचर है। क्या आपके पास नेचर है, मतलब दुनिया का, यूनिवर्स का नेचर है अगर हम बात करें। और अगर इस नेचर को आप ध्यान से देखो तो इस नेचर में नंबर ऑफ एक्टिविटीज आपको देखने को मिलती हैं। जैसे सपोज मैं आपसे ये कहता हूं कि नेचर में अगर आप किसी पेड़ से किसी फल या फ्रूट के गिरने की बात करें तो वो भी एक क्या है, एक्टिविटी आपको देखने को मिल रही है। या किसी रिवर में आपके वाटर के फ्लो की अपन बात करें तो वो भी क्या है, आपके पास एक्टिविटी है। कुल मिला के अगर मैं ये कहना चाहूं तो नेचर की अपनी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है या पर्टिकुलर आपके पास क्या होती है, एक प्रोग्रामिंग होती है। अब इस प्रोग्रामिंग या इस लैंग्वेज को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई कोडिंग ढूंढनी पड़ेगी, या हम सिंपल सा ये कहें कोई ना कोई आपको लैंग्वेज ढूंढनी पड़ेगी। समझ रहे ना बात को। तो नेचर की इन सारी एक्टिविटीज को समझने के लिए, या मैं सिंपल सा यूं कहूं कि नेचर के सारे लॉस को समझने के लिए, काय के समझने के लिए, एक्टिविटीज या लॉस को समझने के लिए साइंटिस्टों ने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए। क्या किए? साइंटिस्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू ही इन सारी एक्टिविटीज को जो है वो लॉस नाम दिया। क्या नाम दिया? लॉ नाम दिया। तो आपको यहां से समझना है कि जितने भी फिजिक्स में लॉ आपको देखने को मिलेंगे वो आपके सारे के सारे कहां से ड्राइव हुए हैं, नेचर से ड्राइव हुए हैं। कभी ध्यान रखना, लॉ से आपका नेचर नहीं बनता, नेचर से लॉ आपका पैदा होता है, ये ध्यान रखना है आपको। और ये कहां से मिले? साइंटिस्ट की ऑब्जर्वेशन से। यार इस तरीके से फल गिर रहा है आपका, इस तरीके से वाटर जो है वो आपका फ्लो कर रहा है। तो ये सब देख देख कर हमने क्या करा, कुछ बेसिक्स लॉ बनाए। लेकिन इन लैंग्वेज को या इन लॉस को समझने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर कोडिंग चाहिए। क्या चाहिए? एक पर्टिकुलर कोडिंग चाहिए। तो इन लॉ को समझने के लिए हमारे पास जो पर्टिकुलर कोडिंग है, उस कोडिंग को हम फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। ये समझ लो, इन लॉस को समझने के लिए या नेचर की एक्टिविटीज को समझने के लिए जिन कोडिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, जिस लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होती है आपके पास? फिजिकल क्वांटिटी। जो एक पर्टिकुलर एक वर्ड बन जाएगा आपके फिजिक्स में। अब समझना ये फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। आप चाहो तो इसे ऐसा भी लिख सकते हो, टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ नेचर या नेचर्स द लॉ ऑफ नेचर we need physical quantities। अब बात ये आती है सर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटीज की तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम समझते। अगर मैं फिजिकल क्वांटिटीज की बात करूं तो ध्यान रखना, आप ये कहोगे फिजिकल क्वांटिटीज, द quantities which can be measured by any of
instrument and which explain the laws या नेचर्स लॉ आप कह सकते हो, which explain the नेचर्स लॉ। क्या करती है? फिजिकल क्वांटिटी की अगर अपन बात करें तो ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें मापा जा सकता है, जिनका मेजरमेंट लिया जा सकता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी थिंग है कि ये जितने भी नेचर्स के लॉ होते हैं उनको एक्सप्लेन करने में क्या करती है, जिस कोडिंग का या जिस लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाती है, आपकी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। अगर फिजिकल क्वांटिटीज की मैं बात करूं तो ये फिजिकल क्वांटिटीज को हम कुछ मैथमेटिकली फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप इसे लिख लें, है ना। इसे लिखने के बाद हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को हम मैथमेटिकली टर्म में अगर देखना चाहें तो फिजिकल क्वांटिटीज को कुछ आप इस तरीके से यहाँ डिफाइन कर सकते हो। फिजिकल क्वांटिटीज को हम PQ लिखेंगे और PQ को हम लिख सकते हैं N इंटू यू। क्या लिख सकते हैं? N इंटू यू। मतलब इसे मैथमेटिकली फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो ये कैसा लिखा जा सकता है? N इंटू यू। अब बात ये आती है कि सर PQ को तो हम समझ गए फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन ये N क्या है? तो आप यहां से बताएंगे ये है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। यू यहाँ पर क्या है? तो आप बताओगे किसी भी क्वांटिटी का यूनिट। अब आप यूनिट कहोगे तो सर यूनिट क्या होता है? तो यूनिट को हम वैसे भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, यूनिट एक जनरली क्या होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड या जैसे अपन कहें रेफरेंस, उस रेफरेंस के रिगार्डिंग या इसके अबाउट जिस भी क्वांटिटीज की आप कंपैरिजन करोगे, कंपेयर करोगे, आप कंपेयर करने के बाद जो आपके पास वैल्यूज मिलेंगी या जो वैल्यू आपके पास होगी उसे कहेंगे अपन क्या? यूनिट। या सिंपल टर्म में अगर कहूं तो यूनिट इज द कंपैरिजन। क्या है? आपका कंपैरिजन है बिटवीन टू, एक मतलब बिटवीन स्टैंडर्ड एंड अ क्वांटिटी। मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू, जैसे सपोज मैं आपसे ये कहता हूं कि जैसे आपने अपने एग्जाम में एक स्टैंडर्ड तय किया कि आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का है, मतलब टोटल मार्क्स कितने हैं आपके पास? 100। टोटल मार्क्स कितने हैं? 100। जिसमें से एक बच्चे को मिले 90 और एक बच्चे को मिले हैं आपके पास क्या? 10। तो ये जो 90 और 10 जो आपके पास मिले हैं वो क्या मिले? एक रेफरेंस या एक स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग आपको मिले। जैसे 90 मिले होंगे, आपका टीचर उसे थोड़ा होशियार कह देता होगा, जैसे 10 मिले होंगे उसे थोड़ा गधा कह देता होगा। तो होशियार और गधा के बीच में जो एक रिलेशन डिफाइन हुआ है, दैट इज द यूनिट ऑफ दैट टू फेलोज, है ना। दो लड़कों के बीच में जो हमने एक रिलेशन दिखाया है, दैट इज यूनिट। क्या है? आपके पास यूनिट है। लेकिन उस यूनिट को दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ा? कंपैरिजंस दिखाने पड़े। और कंपैरिजंस के लिए ध्यान रखना, हमें एक स्टैंडर्ड जरूरी है, एक रेफरेंस जरूरी है। अब चूंकि इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स जब भी हम किसी क्वांटिटी की यूनिट तैयार करते हैं या स्टैंडर्ड तैयार करते हैं, तो स्टैंडर्ड के लिए एक बड़ी सी मीटिंग बुलाई जाती है, कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, और उसमें ये तय किया जाता है कि किस चीज के आधार पर कन्वीनियंट क्या पड़ता है। तो ये थोड़ा सा बड़ा मामला है, उसको अपन छोड़ते हैं अभी। बस इतना याद रखना कि अगर PQ को हम एक फिजिकल टर्म्स में देखना चाहें या सिंपल सा मैथमेटिकल टर्म में देखना चाहें तो क्या होता है? N इंटू यू। क्या होगा ये? N इंटू यू। N आपका क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और U आपके पास क्या है? यूनिट। अब देखो इसको कैसे तरीके से, जैसे सपोज मैं आपसे ये कहता हूं, जैसे मैंने ये कहा कि एक महिला है। क्या है आपके पास? एक महिला। भाई एक फ्रेंड मत करना, बस मजाक के लिए कह रहा हूं। एक महिला है और एक दूसरा भाई पुरुष है। अगर मैं बात करूं, पुरुष का जो वेट है वो है आपका 90 kg, और वहीं अगर मैं महिला की बात करूं तो महिला का है 30 kg। कितना है आपके पास? 30 kg। अगर मैं 90 kg और 30 kg में आपसे ये कहूं कि इस पुरुष के, अगर मैं यहाँ फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए पुरुष या महिला दोनों में से किसी को एक स्टैंडर्ड कंसिडर, चलो महिला को हमने स्टैंडर्ड कंसिडर कर लिया। क्या कर लिया? स्टैंडर्ड कंसिडर कर लिया। अब आपसे मैं पूछूं कि महिला जो है पुरुष के रिस्पेक्ट में, या पुरुष जो है महिला के रिस्पेक्ट में कैसा है, या कितने टाइम से, वेट की अपन बात कर रहे हैं, तो आप सिंपल सा कहोगे कि जो पुरुष का वेट है, वेट ऑफ मेल की अपन बात कर रहे हैं, ये 3 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ फीमेल है। बात यही है ना भाई, यही तो हमने कहा है। 90 kg उसका वजन है, वो 3 टाइम्स है आपके पास का की फीमेल की अपन बात करें तो ये इस तरीके से जो आपने दिखाया है कि किसी को किसी के टर्म्स में दिखा देना, दैट इज एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी। समझ आ गई बात? यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी। द वेट ऑफ फीमेल क्या हो जाएगा आपके पास? वो यूनिट हो जाएगी। बात क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ से ये चीज तो क्लियर होती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, लिख लो इसे। इसके बाद हम बहुत अच्छी चीजें देखने वाले हैं यहाँ पर।
ओके, लिख गया भाई। इसके बाद अगर हम बात करें तो बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ पीक्यू। फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स की अगर मैं बात करता हूं तो देखना यहाँ पर पीक्यू जो है, अगर इनके टाइप्स की बात करें तो इन टाइप्स को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। बेस्ड ऑन डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन के बेस्ड पर हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। और दूसरा होता है डिपेंडेंसी। क्या हो सकता है? बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। ये किस तरीके का क्लासिफिकेशन है? तो पहले अपन डायरेक्शन के तौर पर देखें। अगर मैं डायरेक्शन के बेस पर अगर किसे क्लासिफाई करना चाहूं तो ध्यान रखना ये दो पार्ट में क्लासिफाई होती है। वन इज स्केलर एंड अदर इज वेक्टर। अगर मैं वेक्टर की बात करूं, स्केलर की बात करूं, तो स्केलर्स क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which required to express only magnitude. स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें एक्सप्रेस करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। समझ रहे हैं ना बात को? अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, तो फॉर एग्जांपल आपके पास हो जाएगा लेंथ, आप बात कर सकते हो मास। ये सभी की सभी, ये आपके पास एटसेट्रा और भी आपके पास बहुत सारी हैं। ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए केवल किसकी जरूरत है? केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत है। लेकिन वही अगर मैं वेक्टर की बात करूं, हालांकि इन दोनों क्वांटिटीज को जब हम वेक्टर में आगे 2-3 चैप्टर जब आगे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे इन चीजों को, है ना। अगर मैं वेक्टर की बात करता हूं तो वेक्टर आपके पास ऐसी क्वांटिटी है जिन्हें एक्सप्रेस या रिप्रेजेंट करने के लिए बोथ, मतलब आपको डायरेक्शन भी चाहिए इसमें, बोथ डायरेक्शन एज वेल एज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मतलब वेक्टर क्वांटिटी आपके पास ऐसी है कि जिसमें आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा और साथ ही साथ क्या बताना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा। इसका एक सिंपल सा उदाहरण है आपका वेलोसिटी, या हम बात करें एक्सेलरेशन। ये सभी क्या है आपके पास? ये सभी के सभी आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। चाहे हम बात करें वेलोसिटी, चाहे एक्सेलरेशन, चाहे डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ये सभी आपके पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, मतलब डिपेंडेंसी के बेस पर अगर हम देखें तो फिजिकल क्वांटिटीज को आप फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। दो कौन कौन से पार्ट हैं? फर्स्ट वन इज फंडामेंटल। फर्स्ट जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंड वन इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब मुद्दा ये आता है कि सर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज। मतलब कहने का ये है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें डिफाइन करने के लिए या कंप्लीट डेफिनेशन के लिए इन्हें किसी और अन्य क्वांटिटीज की आवश्यकता नहीं होती। इट डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ अदर क्वांटिटीज फॉर द डेफिनेशन। ये बात समझ आ गई? लेकिन अगर मैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज की बात करूं तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज एक ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो कि आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनाई जाती है। बात समझना। यहां पर अगर मैं परिभाषा लिखूं तो परिभाषा आप लिखना फंडामेंटल विच, ऐसा लिखना, अ क्वांटिटीज which do not depends upon other quantities for complete definition। मतलब कंप्लीट डेफिनेशन के लिए आपके पास दूसरी क्वांटिटीज की आवश्यकता नहीं होगी। अगर मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करूं तो ध्यान रखना देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितनी है आपके पास? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। उनके मैं नाम भी आपको बताऊंगा। 7 कौन कौन सी है मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर देखो, अगर मैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करता हूं तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज देखो 7। फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट आपके पास आता है लेंथ। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड होता है आपके पास मास। थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड होता है आपके पास टाइम।
फोर्थ अगर मैं बात करूं तो फोर्थ होता है आपके पास टेम्परेचर, और फिफ्थ की अगर अपन बात करें तो फिफ्थ होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, और सिक्स की बात करते हैं तो सिक्स होता है आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सेवंथ आपके पास जो आता है जिसे अपन कहते हैं लिमिनस इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे अपन इसे? लिमिनेट इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये जो सात आपने देखी है ये क्या है आपके पास? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। भाई साहब इन्हें याद कर लो किसी भी तरीके से। अगर हम बात करें, वैसे इन जनरल आपने ये पढ़ा भी है तो आप याद कर सकते हो। लेंथ, मास, टाइम होता है आपके पास, टेम्परेचर हो गया, फिर इलेक्ट्रिक करंट हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, और लिमिनस इंटेंसिटी हो गया। तो ये सारी चीजें आप आराम से याद कर सकते हो। अब बात करते हैं हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो मैंने क्या बोला है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज जो है वो किससे बनी होती है आपके पास? फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनी होती है। तो आप कह सकते हो कि दे आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। लाइक अगर इनके एग्जांपल्स की बात करें तो इनके एग्जांपल्स क्या बनते हैं भाई? इनके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज के एग्जांपल्स बहुत सारे अनगिनत हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो वेलोसिटी, या हम बात करें स्पीड, या हम बात करें एक्सेलरेशन, ये सभी के सभी क्या है आपके पास? एरिया की हम बात कर लें, हम वॉल्यूम की बात कर लें, ये सभी के सभी आपके पास क्या होते हैं आपके पास अगर देखा जाए तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। देखो जैसे मैं बात कर रहा हूं आपकी स्पीड की, कैसे ये आपके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से निकल के आ रहे हैं। जैसे मैंने बात करी स्पीड की, तो देखो स्पीड को अगर हम लिखना चाहें तो इसे लिखते हैं डिस्टेंस। यहां आपको दिख नहीं होगा, देखो यहां लिखता हूं मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड क्या होता है? स्पीड लिखते हो आप डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या लिखते हो आप? डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हो। डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर डिस्टेंस की बात करूं तो ये डिस्टेंस होती क्या है? ये क्या है? लेंथ ही तो है। डिस्टेंस कहते हैं द होल लेंथ ऑफ द पाथ इज नोन एज डिस्टेंस। मतलब किसी भी रास्ते की जो पूरी एक लंबाई होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? लेंथ। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो डिस्टेंस है क्या आपकी? लेंथ। तो यहां पर जो आपके पास डेफिनेशन बनेगी, लेंथ पर टाइम इज नोन एज स्पीड। यही तो होगा आपके पास स्पीड। मतलब जितने समय में जो आपने लेंथ कवर की है उसे अपन क्या बोलते हैं? स्पीड। तो इस स्पीड को एक्सप्रेस करने के लिए, इस स्पीड को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? लेंथ की भी जरूरत पड़ी और साथ ही साथ टाइम की भी जरूरत पड़ी। अब मुझे एक बात बताओ यहां से कि लेंथ और टाइम आपके पास कैसी क्वांटिटीज है? तो आपको पता है कि ये कैसी क्वांटिटीज है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। मतलब आपके पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज आपकी तभी बन पाएगी जब आपके पास क्या हो भाई? फंडामेंटल क्वांटिटीज हो। बात समझ आई? अरे प्यारे समझ आ रही बात? चलो लिखो इतना। लिख गया? आगे चलते हैं। तो इतनी सारी बातें आपने लिखी, आप चिंता ना करें। इस लेक्चर के पीडीएफ फॉर्म में नोट्स भी हैं। जो ये नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? ये नोट्स मिलेंगे आपको गामा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहां जाकर टेलीग्राम डाउनलोड करें और वहां से जाके आप वहां चैनल पर जाकर ज्वाइन करके आप ये सारे नोट्स उठा सकते हैं, है ना। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, आप खुद के नोट्स बनाए, अपनी खुद की लैंग्वेज में नोट्स बनाएंगे, दैट इज गुड फॉर यू, है ना। बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अगर आप खुद से अपने खुद डिक्टेट करके आपको बनाना पड़े तो बहुत अच्छा है। बाकी हेल्प के लिए तो नीचे दिए हुए हैं आपके पास। क्या होता है, खुद की लैंग्वेज में हम बनाते तो हम जब कभी भी उस कॉपी को उठा के आएंगे या जब कभी वो नोट्स को हम कैरी करेंगे, ऑटोमेटिकली चीजें ना बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज होने लगती हैं। ओके, लेकिन जब हम दूसरे का पढ़ा लिखते हैं उसका कोई मतलब नहीं बनता। चलो ठीक है, हम बात कर रहे हैं अब यहाँ से यूनिट्स की। कई की बात कर रहे हैं अपन, यूनिट्स क्या होती है। अगर यूनिट्स को डिफाइन करना चाहूं तो आप यहां से डिफाइन, एक छोटी सी डेफिनेशन में आपको देना चाह रहा हूं। अ क्वांटिटी विच इज accepted as a reference or standard and
कंपैरिजन कंपैरिजन with respect to that standard is known as unit of quantity। क्या मतलब होगा इसका? मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्वांटिटी उठाते हैं और उस एक क्वांटिटी को हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, एक रेफरेंस सेट करते हैं, और उस रेफरेंस उस स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग या उस स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में दूसरी अदर क्वांटिटीज को क्या करना, कंपेयर करके उनका मेजरमेंट देख पाना, ये क्या कहलाता है, यूनिट्स कहलाता है। किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटीज की क्या कहलाएगी, वो यूनिट्स कहलाएगी। लेकिन जैसे हमने ये कहा, ये सब करने में आपको क्या लगता है, कुछ काम लगते हैं, कुछ लोगों को सलाह लेनी पड़ेगी। मतलब कुल मिला के ये कहने का मेरा मतलब है कि अगर यूनिट्स बनाना है तो यूनिट्स बनाने के लिए लोगों की सहमति आवश्यकता है या लोगों की एडवाइस जरूरी है। तो इसके लिए क्या होता है, कॉन्फ्रेंस बनाई जाती है, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस हमारे कोई काम की नहीं, क्योंकि वो सब पॉलिटिकल पार्ट है। हमारे काम का ये है कि वो किस तरीके से इस चीज को डिजाइन करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, हमारे पास एक सिस्टम होता है, जैसे अपन कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या बोलते हैं अपन, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इन यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए, इन यूनिट्स को ड्राइव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, जैसे अपन कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं। क्या बात करते हैं हम, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब तक की जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स की जब हम बात करें तो इसमें आपके पास 3-4 सिस्टम्स आपको देखने को मिले हैं, जिसमें आपके पास फर्स्ट एक सिस्टम था जिसे अपन कहते हैं एफपीएस सिस्टम। क्या बोलते हैं अपन, एफपीएस सिस्टम की बात करते हैं। अगर एफपीएस सिस्टम की बात करूं तो इस एफपीएस सिस्टम में लेंथ, टाइम या लेंथ या मास एंड टाइम टेकन एज फंडामेंटल यूनिट। हमने क्या करा, इस एफपीएस जब बनाए, एफपीएस सिस्टम को जब बनाया गया तो उस एफपीएस सिस्टम में लेंथ को, मास को और साथ ही साथ टाइम को, सिर्फ 3 कौन कौन सी है, लेंथ, मास एंड टाइम को ही फंडामेंटल यूनिट्स की तरह कंसिडर्ड किया गया। और कुछ इस तरीके से लिखा गया, कुछ इस तरीके से इनकी यूनिट को दिखाया गया कि अगर मैं बात करता हूं लेंथ की, तो लेंथ की इन्होंने जो यूनिट रखी आपके एफपीएस सिस्टम के बेस पर, लेंथ की जो इन्होंने यूनिट रखी थी उसे अगर हम देखें तो वो क्या था आपका, फुट। क्या था आपका, फुट। जिसे अपन एफटी से दिखा सकते हैं, ये आपका सिंबल है। लेंथ की बात अगर मैं बात करूं मास, तो मास को इन्होंने कंसिडर्ड किया यूनिट में। ये सब मैं क्या लिख रहा हूं, ये जो फुट आपने लिखा है ये क्या है, इसकी यूनिट है। एफपीएस सिस्टम में लेंथ की जो यूनिट है वो क्या है, आपके पास फुट है। मास की यूनिट की अगर हम बात करें तो मास की यूनिट इन्होंने लिखी थी पाउंड, जो अभी भी ब्रिटिश में चलती है, जिसे अपन एलवी से दिखाते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो आपके पास थर्ड जो है वो क्या है आपका, टाइम। तो टाइम को लिया था सेकंड, टाइम को क्या लिया था, सेकंड, और सेकंड को दिखाते हैं एसईसी से। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि इन एफपीएस सिस्टम देयर आर 3 फंडामेंटल यूनिट्स, दैट इज लेंथ, या फंडामेंटल क्वांटिटीज को हमने फंडामेंटल यूनिट्स की तरह यूज किया। कौन कौन से थे, लेंथ, मास एंड टाइम। ओके, इसके बाद एक और सिस्टम था, अगर हम बात करें तो दूसरा सिस्टम था आपके पास सीजीएस सिस्टम। क्या नाम था भाई, सीजीएस सिस्टम। अगर मैं सीजीएस सिस्टम की बात करूं तो इसमें भी सेम इन्हीं तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में, फंडामेंटल यूनिट्स के रूप में कंसिडर्ड किया गया। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि इसमें लेंथ की जो यूनिट ली गई, लेंथ की जो यूनिट यहां पर ली गई, किसके अकॉर्डिंग, सीजीएस के अकॉर्डिंग, यहां पर लेंथ की जो यूनिट ली गई वो ली गई आपके पास सेंटीमीटर, जैसे हमने सीएम से दिखाया। कैसे दिखाया, सीएम से। वहीं अगर मैं मास की बात करूं तो यहां पर मास की जो यूनिट ली गई वो ली गई आपके पास ग्राम। क्या ली गई, ग्राम, जिसको हमने जीएम से दिखाया। और वहीं टाइम की अगर मैं बात करूं तो टाइम के लिए वही सेम था, सेकंड, जिसे हम एसईसी से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं अपन, एसईसी से दिखाते हैं। अब जब आपका एफपीएस हो गया, सीजीएस हो गया, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ सिस्टम थे, जिसमें अगर हम बात करें, मैं ये बता रहा हूं, आप लिख लें इसे, हो गया।
ठीक है। थर्ड नंबर पर जो आपके पास सिस्टम था, जैसे अपन ने कहा था MKS सिस्टम, क्या बोला था आपने, MKS सिस्टम। इस MKS सिस्टम में भी वही लेंथ, टाइम और मास को ही फंडामेंटल यूनिट कंसिडर्ड किया गया, मतलब तीन को ही देखा। तो लेंथ की जो यहां पर यूनिट बनी वो बनी आपके पास मीटर। क्या बनी आपके पास, मीटर। जो अभी अगर हम बात करें इन रूटीन या इन प्रैक्टिकल लैंग्वेज में, जो हम जनरली चीजों को लेंथ, चीजों की लेंथ को जो हम मेजर करते हैं वो मीटर में, तो वो मीटर कहां से मिला था हमें, MKS सिस्टम से। तो MKS सिस्टम में लेंथ की जो यूनिट थी वो क्या थी आपके पास, मीटर। लेकिन वहीं अगर मैं मास की बात करूं तो मास की जो थी वो आपके पास थी किलोग्राम। क्या थी, किलोग्राम यूनिट थी। वहीं अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम के साथ अभी भी कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया था, सेकंड ही रखा गया। ठीक है, तो अभी भी टाइम आपके पास क्या था, सेकंड। तो हमारा जो फोर्थ सिस्टम है, अगर फोर्थ सिस्टम की बात करूं तो फोर्थ नंबर पर जो हमारे पास सिस्टम था जिसका नाम है SI सिस्टम। क्या नाम है, SI सिस्टम। SI सिस्टम को अगर आप चाहो तो ध्यान रखना, इसे आप कह सकते हो सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल दी, ऐसा भी आप कह सकते हो। ध्यान रखना आपको, क्या बोल सकते हैं अपन, सिस्टम इंटरनेशनल दी। ओके, ये भी इसे कहा जाता है, या द सिस्टम कह सकते हो आप, है ना, द इंटरनेशनल सिस्टम भी आप कह सकते हो उसे। अगर हम बात करें तो SI सिस्टम के हिसाब से यहाँ पर आपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को कंसिडर्ड किया गया। कितनी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसिडर्ड किया, जिन्हें हम थोड़े आगे देखें, जो हमने पढ़ा है वही आपके पास है। और इस SI के रिगार्डिंग, SI सिस्टम के रिगार्डिंग उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज या उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की फंडामेंटल यूनिट क्या बनेगी वो अपन आगे देखने वाले। तो बस इतना ध्यान रखना है कि अब जो हम जितनी भी बातें करने जाएंगे वो सारी की सारी बातें किस में होंगी आपके पास, SI सिस्टम में होंगी। समझ रहे ना बात को, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। क्या की बात करते हैं भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स की बात करें तो फर्स्ट जो आपके पास है वही है फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, तो आप ये कहोगे यूनिट्स ऑफ ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज इज नोन एज फंडामेंटल यूनिट। मतलब जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी शुरुआत में थोड़ी देर पहले, अगर देखें तो उनकी जो यूनिट्स बनेंगी वही आपकी क्या कहलाएंगी, फंडामेंटल यूनिट्स कहलाएंगी। और वो भी काय में, आपके पास SI में। काय में बात करेंगे अपन, SI में बात करेंगे। कौन कौन सी थी, अगर मैं बात करूं तो लेंथ थी। क्या था आपके पास, लेंथ। अगर हम लेंथ की यूनिट की बात करें तो लेंथ की यूनिट आपके SI के अकॉर्डिंग क्या बन सकती है। और दूसरी हम बात करेंगे इनके सिंबल्स की, इनके सिंबल्स क्या होते हैं, मतलब इन्हें किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेंथ की बात करें तो SI यूनिट जो आपके पास बनती है वो आपकी होती है मीटर। अगर देखा जाए ना तो आपके पास जो SI सिस्टम था ना, SI ये मॉडिफिकेशन ही किया गया था आपके MKS का। जो MKS है उस MKS को ही मॉडिफाई करके क्या बनाया गया था, आपका SI बनाया गया था, जो लगभग 1971 के आसपास आपके पास आया था। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ मीटर, जिसे हम स्मॉल m से दिखाते हैं। सेकंड अगर मैं बात करूं तो सेकंड आपके पास है मास। मास की अगर हम बात करें तो मास का जो यूनिट आपके पास बनेगा वो होगा किलोग्राम, जिसे हम केजी से दिखाते हैं। थर्ड अगर मैं बात करूं तो थर्ड आपके पास होता है क्या, टाइम। टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम का होता है सेकंड, जिसे हम SEC से दिखाते हैं। फोर्थ अगर अपन बात करते हैं टेम्परेचर, काय की बात करते हैं भाई, टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर के लिए हम यूज करते हैं यूनिट केल्विन। क्या है ये, केल्विन। केल्विन जो है वो जनरली किसी साइंटिस्ट के नाम पर है, साइंटिस्ट का ही नाम था केल्विन, तो इसलिए हम इसे कैपिटल K से दिखाते हैं। फिफ्थ नंबर की मैं बात करूं तो फिफ्थ नंबर पर आपके पास आता है वही इलेक्ट्रिक करंट। इन्हें बिल्कुल घोंट के पी जाओ, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की अपन बात करें तो इसकी यूनिट है एम्पियर। ऐसा यूनिट क्या है भाई, एम्पियर। ये एम्पियर भी साइंटिस्ट का ही नाम है, इसलिए इसे भी कैपिटल A से दिखाते हैं। 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर पर आपके पास है
लिमिनस इंटेंसिटी, क्या नाम है? लिमिनस इंटेंसिटी। अगर मैं लिमिनस इंटेंसिटी की बात करूं तो इसकी जो यूनिट होती है ये होती है कैंडिला। क्या नाम होता है? कैंडिला। और इसे किससे दिखाते हैं अपन? सीडी। क्या से दिखाते हैं? सीडी। एक लास्ट 7 जो आपके पास बना है, मैं 7 को यहां लिख दे रहा हूं। 7 की बात करें तो 7 आपके पास बना है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या बचा है आपका? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम दिखाते हैं मोल में। क्या हम दिखाते हैं? मोल। और इसका जो आपके पास सिंबल्स बनेगा वो बनेगा MOL। क्या बनेगा भाई? MOL। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो फंडामेंटल यूनिट्स में, फंडामेंटल यूनिट्स जो आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, कौन कौन सी क्वांटिटीज थी? फंडामेंटल क्वांटिटीज ये थी। ये क्वांटिटीज हैं और ये क्या है? यूनिट है। और इन यूनिट्स को सिंबल्स में कैसे दिखाते हैं? तो ये इनके सिंबल्स हैं। ये ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है यहाँ पर कि सर फंडामेंटल फंडामेंटल बार बार आ रहा है। तो पहले जो हमने पढ़ा था वो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। उन क्वांटिटीज को यूनिट्स में दिखाना क्या कहलाता है? आपका फंडामेंटल यूनिट्स कहलाता है। जो क्या है आपके पास? SI के रिकॉर्डिंग या SI के अकॉर्डिंग ये है। समझ रहे ना बात को? ठीक है, देखो इसे। उसके बाद हम बात करते हैं ओके, हो गया कॉपी? इसके अलावा सेकंड नंबर पर जो आपके पास यूनिट्स आती है जिसे अपन कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। क्या बोलते हैं? जिस तरीके से हमने ड्राइव्ड क्वांटिटीज देखा था, ये भी क्या है आपका? ड्राइव्ड यूनिट्स। तो क्या बोलोगे आप? यूनिट्स ऑफ ऑल ड्राइव्ड क्वांटिटीज, यूनिट्स ऑफ ऑल ड्राइव्ड क्वांटिटीज इज नोन एज ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो ये तो बहुत सीधा सही सा है। जैसे स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड को क्या लिखते हो आप? डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ रहे ना बात को? डिस्टेंस मतलब लेंथ हो, लेंथ के लिए आपने यूज किया है मीटर। क्या यूज किया है? मीटर। और टाइम के लिए आपने यूज किया है सेकंड। तो इस तरीके से तो यहां पर स्पीड की जो यूनिट आपके पास मिलेगी वो क्या बनेगी आपके पास? मीटर पर सेकंड। क्या मिलेगा आपको? ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं, मीटर पर सेकंड। लेकिन इसे हम दिखाते हैं कैसे? सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो सकता है आपका? सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो सकता है? तो देखो, मीटर को हमने दिखाया था स्मॉल m से, सेकंड को हमने दिखाया था SEC से। तो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। ओके, वहीं अगर हम बात करें सेकंड नंबर पर, मैं एरिया की बात करूं, काय की बात करें? एरिया। तो एरिया को हम कैसे लिखते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की बात करें तो लेंथ को हमने दिखाया था मीटर में। ब्रेथ भी क्या होती है? ब्रेथ भी एक तरीके की लेंथ है, मतलब ये भी काय में आपके पास आएगी? मीटर में आएगी। तो अगर देखा जाए सिंबॉलिक फॉर्म में तो ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। ठीक है। थर्ड अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, काय की बात करें अपन? वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई मतलब लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, LBH। अगर लेंथ ब्रेथ हाइट की अपन बात करें तो ये भी वही होगा आपके पास MM। क्या बनेगा भाई? मीटर क्यूब। तो ये आपके पास यूनिट बनेगी। मतलब वॉल्यूम की जो यूनिट है वो क्या होगी आपके पास? मीटर क्यूब। एरिया की क्या होगी? मीटर स्क्वायर। ऐसे नंबर ऑफ क्वांटिटीज है जिनकी हम यूनिट्स को ड्राइव कर सकते हैं। आगे जाके करेंगे हम ड्राइव, अभी फिर इतना देखो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एक लास्ट यूनिट जो आपके पास बचती है, अगर हम उसकी बात करें तो वो क्या आपके पास हो सकती है? लास्ट यूनिट की अगर मैं बात करूं तो देखो, लास्ट यूनिट है क्या? लास्ट यूनिट है आपके पास सप्लीमेंट्री। ये कौन सी है? थर्ड, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट की अगर मैं बात करूं तो सप्लीमेंट्री यूनिट में केवल दो ही चीजें आती हैं। एक आता है आपके पास प्लेन एंगल, काय की बात करते हैं अपन? प्लेन एंगल। और दूसरा फिजिकल क्वांटिटी जो है जिसे अपन कहते हैं सॉलिड एंगल। काय की बात करते हैं अपन? सॉलिड एंगल। अगर मैं एंगल की बात करता हूं तो एक बात आप जानते हो कि दो लाइंस के बीच में जो सबटेंडेड पार्ट होगा, मतलब दो लाइंस के बीच में जो चीज सबटेंड करेगी उसे अपन क्या बोलते हैं? एंगल। जैसे ये क्या हो गया आपके पास? एंगल। ये हो जाएगा आपके पास क्या? एंगल। इसे क्या बोलते हैं अपन? एंगल।
और जब हम प्लेन एंगल की बात करते हैं तो प्लेन एंगल के लिए जिस यूनिट की हम बात करेंगे वो यूनिट होती है आपके पास रेडियन। क्या होती है आपके पास? रेडियन। जिसका अगर मैं सिंबल्स की बात करूं, मतलब इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे दिखाते हैं हम RAD से। ध्यान रखना इस बात को, RAD। जैसे सपोज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दो लाइंस के बीच में जो आपके पास सबटेंड की हुई चीज क्या होती है आपके पास? एंगल होती है। जैसे मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर मैं ये किसी सर्कल का पार्ट मान लूं, मतलब यहाँ पर एक आर्क काट लूं, तो ये कहलाता है आपका आर्क लेंथ, और ये रेडियस हो जाएगी सर्कल का, और ये हो जाएगा सेंटर। अगर इस एंगल और इन दोनों चीजों में रिलेशन ढूंढे तो आपका होता है थीटा लेंथ बाई रेडियस। ये ध्यान रखना क्या होता है? थीटा इक्वल्स टू, मतलब एंगल इक्वल्स टू लेंथ बाई रेडियस। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? आप सर्कल की बात कर रहे हैं। लेकिन सॉलिड एंगल की अपन बात करें तो सॉलिड एंगल का मतलब है कि अगर आपने जो एक छोटा सा एलिमेंट काटा है, इसमें एक सर्कल का काटा है ना, एक होलो की बात करते हैं। लेकिन जब हम सॉलिड की बात कर रहे थे, सॉलिड में आप स्फीयर की बात करते हो। काय की बात करते हो आप? स्फीयर की बात करते हो। स्फीयर को देखो ध्यान से, देखना यहाँ पर, जैसे ये है, ओके, कुछ इस तरीके से आपने ये पार्ट काटा। तो यहां पर आप ध्यान से देखो इस चीज को, यहां पर जो एंगल आपका सबटेंड होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से सबटेंड होगा वो ये वाला। मतलब ये जो आपके पास एंगल बनेगा वो 3D शेप में बनेगा। काय में बनेगा आपका? 3D शेप में। या थोड़ा सा इसे फील करने की कोशिश करो। जैसे मैं बात करूं, किसी कोन की बात कर देते हैं, किसी कोन की, ये कोन है, जैसे ये कौन है आपके पास, और वो भी सॉलिड कौन है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट आपका 3D वाला होगा। मतलब ये सिंपल सा अगर आप देखो तो इसमें जो ऊपर से एक छोटा ऐसा वाला जो पार्ट होगा ना, वो आपके पास क्या बनेगा? एंगल बनेगा। तो ये कहलाता है, मतलब किसी भी स्फीयर से आप कोई काटोगे तो आपके पास क्या होगा? जो एंगल हमें सबटेंड करने को देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा? 3D में मिलेगा। और ये एंगल आपका कैसा कहलाता है? सॉलिड एंगल कहलाता है। कुल मिला के अगर आपको याद रखना है तो आप सिंपल सा कह सकते हो कि किसी भी होलो थिंग या सर्कल से काटा गया जो स्मॉल पार्ट होगा, और स्मॉल पार्ट के बाद जो आपके पास एंगल सबटेंडेड मिलेगा वो एंगल होगा आपका प्लेन एंगल। और किसी सॉलिड स्फीयर की अपन बात करते हैं तो सॉलिड स्फीयर में मिलने वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा आपके पास? सॉलिड एंगल होगा। सिंपल सी बात मैंने आपसे कही है। देखो इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो इसको डिफाइन वैसे ही करोगे आप, थीटा बराबर ये होता है आपका एरिया, ये वाला का क्या लाएगा? आपका एरिया। तो इसे आप चाहो तो DA लिख सकते हो, और ये हमने मान ली R, तो ये हो जाएगा R²। ठीक है, मतलब एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। ये सिंपल सा है आपके पास, है ना। तो ये हो जाएगा D। तो सॉलिड एंगल की अपन बात करें, इस एंगल को हम जो दिखाते हैं, मतलब इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है आपके पास? स्टेरेडियन होती है। क्या होती है? स्टेरेडियन, जिसे हम SR से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं भाई? SR से। ध्यान रखना, ये भूलना मत कि जब भी हम प्लेन एंगल की बात करें तो उसकी यूनिट होगी रेडियन। क्या होगी? SI यूनिट क्या होगी? रेडियन होगी, जिसे हम RAD से दिखाते हैं। और सॉलिड एंगल की SI यूनिट होती है स्टेरेडियन, जिसे हम SR से दिखाते हैं। क्लियर है? अरे हाँ क्लियर है भाई, लिखो इतना। ठीक है, मिटा दें। इसके बाद द मोस्ट IMP टॉपिक, यहां से क्वेश्चन ये समझ लो बनते ही बनते हैं। यहाँ से जेई में एक क्वेश्चन आपका निकल ही आता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से रखना है। अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये तो सारी चीजें जो थी वो आप बेसिक्स था। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपके पूरे इस लेक्चर का सारांश है, कंक्लूजन जिसे मैं कहूं। बड़े ध्यान से समझना इस बात को, बड़े प्यार से देखो। एक चीज होती है जिसे अपन कहते हैं डायमेंशन। क्या बोलते हैं अपन? डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशंस होती क्या है? तो देखो, डायमेंशंस की अपन बात करें तो डायमेंशन होती क्या है? डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो डायमेंशन एक किसी भी क्वांटिटी पर लगी होने वाली, या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पर लगी होने वाली पावर की मैं बात करता हूं, है ना। जैसे सपोज मैं आपसे ये कहता हूं कि जैसे लेंथ को मैंने लिखा कैपिटल L, डायमेंशन में लेंथ को हम कैपिटल L से दिखाते हैं और इसे कुछ इस तरीके से ब्रैकेट में हम बंद करते हैं।
अगर कहीं आपको लिखा मिल जाए जैसे l की पावर q, क्या मिल जाए आपको l की पावर 3, तो l की पावर 3 में ये जो 3 आपके पास देखने को मिल रहा है इसे ही हम बोलते हैं क्या, डायमेंशन। क्या बोलते हैं अपन इसे, डायमेंशन बोलते हैं। मतलब डायमेंशन की अगर मैं यहां पर डेफिनेशन देना चाहूं तो आप कह सकते हो कि डायमेंशंस आर द पावर्स, डायमेंशंस are the powers to which fundamental quantities are raised in order to express derived quantities। ठीक है, कहने का सिंपल सा मतलब है कि डायमेंशंस क्या है, पावर्स है जो किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज पर लगकर उसे कैसा दिखाना चाहती है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज की तरह दिखाना चाहती है। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो डायमेंशंस होती हैं वो किस तरीके से हैं, देखो यहाँ पे समझना। जैसे मैं लेंथ की बात करूं, काय की बात करूं, लेंथ की जब हम बात करें तो लेंथ का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा कैपिटल एल को आप क्या करो, इस बड़े से ब्रैकेट में आप बंद कर दो, ये कहलाता है आपका पूरा का पूरा। इसकी जो पावर है अभी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, अभी समझना है ये क्या है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। सेकंड अगर मैं बात करूं आपके मास की, तो मास को हम कैपिटल एम से डब्बे में बंद करते हैं, बड़े से बॉक्स में बात करते हैं। थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड आपके पास है टाइम, टाइम के लिए आप यूज करते हो कैपिटल टी। फोर्थ अगर मैं बात करूं तो फोर्थ है आपके पास टेम्परेचर, क्या है आपके पास, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए यूज करते हो आप के, या आप चाहो तो एक और चीज यूज कर सकते हो थीटा, थीटा भी टेम्परेचर के लिए डायमेंशन में यूज किया जाता है। वहीं अगर मैं फिफ्थ की बात करूं तो फिफ्थ होता है आपके पास इलेक्ट्रिक करंट, क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इसे बड़े से बॉक्स में या बड़े से ब्रैकेट्स में आप क्या करते हो, कैपिटल ए। 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर पर आपके पास होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर मैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करूं तो इसके लिए आप यूज करते हो MOL, ठीक है। और 7th नंबर पर आपके पास है लिमिनस इंटेंसिटी, क्या नाम है, लिमिनस इंटेंसिटी। अगर मैं लिमिनस इंटेंसिटी की बात करूं तो लिमिनस इंटेंसिटी को हम ब्रैकेट में सीधे के अंदर दिखाते हैं। तो ये आपके पास है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट है कभी कभी आपको ए देखने को मिल जाएगा तो कहीं कहीं आपको आई भी देखने को मिल सकता है, क्या मिल सकता है, ए और आई। जैसा भी आपके आंसर में हो या जैसा भी आपके क्वेश्चन में दिया हो, जिस फॉर्म में आंसर हो आप वैसे पर टिक कर सकते हो। तो लेंथ की डायमेंशन जब भी हम दिखाएंगे डायमेंशनल फॉर्मूला में, जब भी हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो एल, मास एम, टाइम को टी में, ये क्या है टेम्परेचर का के या थीटा में दिखा सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट को ए में दिखा सकते हो या आई में दिखा सकते हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप मोल में दिखा सकते हो, लिमिनस इंटेंसिटी को बड़े से ब्रैकेट के अंदर सीडी में। बात समझ आ गई ये बात, ये क्लियर। अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं कि जनरली जितनी भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला देखोगे, जितनी भी डायमेंशंस, जितनी भी क्वांटिटीज की डायमेंशंस आप रिप्रेजेंट करोगे, उनमें मोस्टली इन तीनों का इस्तेमाल होता है। मतलब मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो आपके पास है, कॉमनली यूज्ड जो होंगी वो क्या होंगी, लेंथ, मास, टाइम। समझ रहे ना बात को, यही आपको यूज करने हैं। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर अभी कुछ एग्जांपल्स की बात करता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा फर्स्ट एग्जांपल्स आपके पास है, फर्स्ट एग्जांपल्स मैंने आपसे ये कहा कि जैसे मेरे पास है एरिया, क्या है, एरिया। तो एरिया की किसी भी चीज की डायमेंशन निकालने के लिए आपके पास दो चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहले उसका फॉर्मूला पता हो, एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ की आप यूनिट निकाल लो, क्या निकाल लो आप, यूनिट। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, और ब्रेथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। मतलब यहां से देखा जाए तो ये होता है मीटर स्क्वायर। समझ रहे ना बात को, मीटर स्क्वायर। इस चीज को अगर आपने निकाल लिया आपकी डायमेंशन निकल गई। अब देखो इसकी डायमेंशन कैसे निकलेगा, इसकी डायमेंशन निकले का एक तरीका है, मीटर स्क्वायर का मतलब है पावर होगी 2 और मीटर मतलब लेंथ की हम बात कर रहे हैं, और लेंथ के लिए डायमेंशन यूज करते हैं हम कुछ इस तरीके से। या तो आप ऐसा लिख लो एल स्क्वायर, और अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते, कहीं ऐसा भी लिखना, देखो मास है नहीं यहाँ पर तो मास की 0, समझ रहे,
एल है यहाँ पर तो एल स्क्वायर, और टी भी यहाँ पर नहीं है तो आपको लिखना है क्या, टी जीरो। मतलब कुल मिला के अगर हम बात करें तो डायमेंशनल जो फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला, अब ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला इसको बोलते हैं, ये जो दिख रहा है ना ब्रैकेट के अंदर ये सारा लिखा लिखाया, इसे बोलते हैं अपन डायमेंशनल फॉर्मूला। ये डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो अक्सर आपको इन तीनों के फॉर्म में दिखाई देगा, मतलब m की पावर x, l की पावर y और t की पावर z, ये आपको इसी फॉर्म में दिखेगा डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं अपन, डायमेंशनल फॉर्मूला। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या बोलोगे, m0 l स्क्वायर t0। m0 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर m नहीं है, मतलब मास नहीं है इस पूरी टर्म में। t0 क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर टाइम का कोई रोल नहीं है, सिर्फ किसका रोल है, लेंथ का है, तो हमने लेंथ का स्क्वायर। ऐसा लिखोगे तब भी आपका गलत नहीं है, और ऐसा लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मोस्टली आपकी बुक्स में ऐसा लिखा हुआ होता है, आपकी बुक में ऐसा लिखा हुआ होगा, आप जनरली आप ऐसा लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। क्लियर है यहाँ पर, ओके। आगे हम कुछ डायमेंशंस देखते हैं, मैं इसे मिटा रहा हूँ, है ना, ठीक है। देखो डायमेंशन, मैंने बोला ना डायमेंशन बहुत आईएमपी चीज है, इसे आप किसी भी तरीके से आपको याद कर लेनी है, आपको बनना चाहिए डायमेंशन। जैसे हम बात करते हैं पहला वॉल्यूम, काय की बात करते हैं अपन, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, यही होता है। अगर देखा जाए तो इसका क्या बनेगा, यूनिट क्या बनेगा, यूनिट बनेगा आपका एम क्यू। तो यहां से डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिखने जाओगे तो ये लिखाएगा m0 LQ T0, ये लिखाएगा। LQ क्यों लिखा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर आपके पास क्या है, लेंथ है, ये तीनों की तीनों लेंथ है, और पावर क्या है यहाँ पर आपके पास 3, ठीक है। तो देखो इस चीज में कैसे, ये जो पावर आपके पास लगी हुई है, इस पावर को हम बोलते हैं डायमेंशन, ठीक है, क्लियर है। इस पूरी चीज को हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या बोलते हैं अपन इसे, डायमेंशनल फॉर्मूला। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम को हम दिखाते हैं कैपिटल वी से, क्या दिखाते हैं, कैपिटल वी से। अगर मैं ऐसा लिख दूं, v बराबर आपके पास हो जाएगा m0 LQ T0, तो इस पूरी चीज को क्या कैपिटल मतलब कैपिटल जो आपके पास ब्रैकेट है, इसमें हमने क्या करा, इस v को यहां डाला और इसके बाद ये लिखा, तो इस पूरी चीज को हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। क्या बोलते हैं अपन इसे, डायमेंशनल इक्वेशंस, है ना। अगर हम लिखना चाहें इसे आप तो ऐसा भी लिख सकते हो, पी क्यू मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी, और यहां लिख सकते हो आप एम एक्स एल वाई, और ये जेड टी जो है वो आपके पास कैसा होगा, जेड। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, क्या है ये, डायमेंशनल इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इन तीन के अलावा कुछ भी होगा तो उसकी आप पावर लगा सकते हो। वैसे मोस्टली मैंने आपसे बोला ना, 100 में से 98% आपको एमएलटी में ही दिखाना होगा। कई बार हो सकता है आपको इलेक्ट्रिक करंट में आपको मिल जाए, लेकिन आपको मोस्टली इसी में दिखाना होगा, ठीक है, क्लियर है। आगे चलें, देखो वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, इसके बाद हम बात कर रहे हैं थर्ड नंबर पर आपके पास है स्पीड। काय की बात कर रहे हैं अपन, स्पीड। तो स्पीड क्या होता है भाई, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस भी क्या है, लेंथ, मतलब मीटर, टाइम का मतलब सेकंड, तो यूनिट क्या बन गई, मीटर पर सेकंड। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो कैसे, मीटर मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, लेंथ, तो आपने लिख लिया एल। इसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, टी। अब लेकिन ध्यान रखना है कि इसे सिंप्लीफाई भी करना है, तो सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे करोगे, कैपिटल एल मल्टीप्लाई, ये टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1 हो जाएगा, तो यहां से बनेगा एल टी -1। मतलब इस तरीके से आपको सिंपल फॉर्म में लेके आना है। तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाता है, एल टी -1, क्या हो जाता है आपका, एल टी -1। चाहो तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, कैसा, m0
एल, अब एल की पावर 1 है, यहाँ पर 0 नहीं लगाना, ध्यान रखना यहाँ पर, है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका t-1, ऐसा भी इसे लिख सकते हैं, कोई रोकथाम नहीं। क्लियर है। फोर्थ अगर मैं बात करूं तो फोर्थ आपके पास होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी की अपन बात करें तो वेलोसिटी कुछ नहीं, स्पीड ही है, बस स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? एक लेंथ ही है, बस ध्यान रखना है ये किसी भी रास्ते की शॉर्ट लेंथ होती है, और जो डिस्टेंस है वो आपके पास मैक्सिमम लेंथ होती है। शॉर्ट लेंथ मतलब ये भी लेंथ है, तो लेंथ का मतलब मीटर और टाइम का मतलब सेकेंड। मतलब इसकी जो आपके पास डायमेंशन बनने वाली है वो सेम ऐसे ही बनने वाली, क्या? m0 l t-1। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई ऐसा पूछ ले कि ऐसी दो क्वांटिटीज बताइए जिनकी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, तो क्या बता सकते हो आप? स्पीड और वेलोसिटी, जो कि एक ही टर्म है आपके पास। फोर्थ नंबर पर अगर मैं बात करूं, सॉरी फिफ्थ नंबर की अगर हम बात करें तो फिफ्थ नंबर पर आप एक चीज देखना, यहां पर आपके पास एक चीज आती है एक्सेलरेशन। क्या आता है आपका? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम दिखाते हैं ए से। कैसे दिखाते हैं अपन? ए से दिखाते हैं। एक्सेलरेशन होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोलते हैं अपन? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एक बात समझ लो, किसी भी चीज का चेंज तो वही आएगा, मतलब यहां पर वेलोसिटी की ही आपको यूनिट रखनी है। समझ रहे ना बात को? जैसे मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास 100 रुपए हैं और 100 रुपए में से आपने 10 कहीं खर्च कर दिए। अब आप ये, अगर आपसे मैं पूछूंगा कितने बचे, तो आपका क्या बताओगे? 90 RS बताओगे ना, 90 रुपए ही बताओगे, ऐसा तो नहीं बताओगे कि $90। तो जिस यूनिट में आप पहले से हो उसका चेंज भी उसी में आता है, ध्यान रखना। जैसे वेलोसिटी के चेंज की बात कर रहा हूं तो उसकी यूनिट भी किसकी आएगी? वेलोसिटी की आएगी, है ना। तो वेलोसिटी की जो यूनिट है वो क्या बनती है आपके पास? अभी देखा है आपने, मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गई वेलोसिटी की। टाइम के लिए सेकेंड अलग से लाना पड़ेगा, सेकेंड। अगर आप ध्यान से देखो तो ये बनेगा आपका मीटर, ये ऊपर पलट के जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसा होगा सेकेंड स्क्वायर, 1/सेकेंड लिख सकते हो, सेकेंड स्क्वायर होगा। अब देखो इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? मास तो है नहीं तो क्या लिखेंगे? m0। लंबाई है मतलब लेंथ की अपन बात कर रहे हैं, तो लेंथ आपके पास 1 है तो ये 1 हो गया। सेकेंड स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में आएगी, t⁻²। तो अगर देखा जाए तो ये बनेगा आपका m0 l t-2, यही बनेगा m0 l t-2। थर्ड अगर मैं 6 की बात करूं तो देखो 6 क्या है आपके पास? एक्सेलरेशन हो गया। लास्ट अगर हम मतलब 6 की बात करें तो फोर्स। फोर्स क्या होता है? तो फोर्स होता है आपका एक्सेलरेशन, या आप ऐसा लिख सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या लिखेंगे अपन? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की बात करें तो मास के लिए आप इस्तेमाल कर दो केजी, और एक्सेलरेशन के लिए अभी हमने देखा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही लिखा है आपने, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो यहां से लिखना, इसका चालू करो। केजी के लिए आप इस्तेमाल करते हो एम, क्या की बात करते हो? एम। और ये क्या है आपका? लेंथ, तो इसके लिए होगा एल, और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा t-2। क्या हो जाएगा आपके पास? t-2। ध्यान रखना है, इस पूरी चीज को हम एक नाम से दिखाते हैं, इसे बोलते हैं अपन न्यूटन। क्या बोलते हैं अपन? न्यूटन। मतलब फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन होती है। मतलब एक न्यूटन, या जैसे अपन एन कहें, एक एन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? ml t-2। अभी मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसे तो आप इतना याद कर लो कि सोते जागते आपको यही दिखाई दे कि फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? ml t-2। क्या होती है? ml t-2। मैं बोल रहा हूं बहुत सारी ऐसी आपको फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगी जिसकी डायमेंशन निकालने में आपको हर बार फोर्स लगेगा, ध्यान रखना। फोर्स की बात करें तो फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा आपका? ml t-2। क्लियर है? यहां पर आगे हम कुछ और देखते हैं। इस तरीके से ये नंबर आपका जैसे 7th आ गया, तो 7th जैसे मैं बात करता हूं एनर्जी की, एनर्जी की बात कर लो, मैं बात कर रहा हूं वर्क। वर्क की अगर बात करें तो वर्क को हम W से दिखाते हैं, ये होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है आपका? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए हम बात कर रहे हैं तो फोर्स के लिए आप दिखाते हो न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट के लिए अभी हमने देखा था मीटर। मीटर, समझ रहे हैं? न्यूटन की बात करें तो न्यूटन के लिए आपने दिखाया था ml t-2, और मीटर के लिए आप इस्तेमाल करते हो कैपिटल L।
इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा आपका m, l से l मिलेगा, ये हो जाएगा स्क्वायर t माइनस 2। ठीक है, क्लियर है। वर्क की अपन बात करें तो इसको हम लिखते हैं जूल। क्या बोलते हैं अपन? जूल। वर्क की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है आपके पास? जूल। मतलब एक जूल या जे की बात करें तो एक जूल या जे बराबर आपके पास क्या मिलेगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस टी। यही मिलेगा आपके पास, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं 8th नंबर पर, तो 8th नंबर पर आपके पास आता है एनर्जी, और एनर्जी की एसआई यूनिट होती है जूल। क्या होती है आपके पास? जूल। अगर हम जूल की बात करें तो ये भी जूल था, तो इसकी भी बन जाएगी क्या आपके पास? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। यही बनेगा आपके पास, सिंपल सा। इसके बाद अगर मैं 9th नंबर की बात करूं तो 9th पर आपके पास आता है मोमेंटम। क्या बोलते हैं अपन? मोमेंटम। मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम को दिखाते हैं हम पी से, और मोमेंटम आपके पास होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है आपका? मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, मास की जब भी हम बात करेंगे तो मास को दिखाते हैं अपन केजी से, और वेलोसिटी का मतलब होता है मीटर पर सेकंड। यही होता है आपका केजी मीटर पर सेकंड। तो देखो यहाँ पर केजी मीटर पर सेकंड, केजी का मतलब हो गया आपके पास एम, एक ही बार है, एम एम मतलब मीटर हो गया, तो मीटर के लिए आप इस्तेमाल करते हो एल, और यहाँ पर सेकंड के लिए अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो ये हो जाएगा टी माइनस 1। तो ये बन जाएगा आपका एम एल टी माइनस 1। ध्यान रखना, इसको अगर आप चाहो तो केजी एम को हम बोलते हैं न्यूटन सेकंड। क्या बोलते हैं अपन? न्यूटन सेकंड। ध्यान रखना, मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास? न्यूटन सेकंड भी कहा जाता है। ध्यान रखना, मोमेंटम को कई बार मतलब आपको मोस्टली कैसा मिलेगा, इसकी यूनिट जो होगी वो न्यूटन सेकंड। इसे चाहो तो आप बना भी सकते हो। कैसे बनाओगे? केजी मीटर पर सेकंड को अगर आप ध्यान से देखो, केजी मीटर पर सेकंड की अपन बात करें, ऐसे अगर आप ध्यान से देखो तो क्या मैं इसमें ऐसा कर सकता हूं, सेकंड का डिवाइड सेकंड का स्क्वायर। अगर इतना आप देखोगे तो ये बन जाएगा आपका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे हमने अभी फिलहाल के लिए कहा था क्या? न्यूटन। और ये सेकंड आपके पास बचा हुआ है तो ये बन जाएगा आपका न्यूटन सेकंड। ठीक है, इस तरीके से आप चाहो तो ये फॉर्म भी कर सकते हो। ओके, तो यहां पर अगर हम बात करें तो मोमेंटम की जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन सेकंड। इस तरीके से देखो, इस तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, तो न्यूटन की क्या होती है? एम एल टी माइनस 2। यही था। सेकंड के लिए क्या इस्तेमाल करोगे आप? टी। तो यहां से आपके पास होगा एम एल, इसे सिंप्लीफाई करो, ये आपका टी की पावर 1 है, ये टी की पावर माइनस 2 है, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 1। ठीक है, तो ये सीमा है भाई। ओके, तो मोमेंटम की जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा आपका? एम एल टी माइनस 1। मतलब डायमेंशन जो होगी वो एम एल टी माइनस 1 होगी। ठीक है, मैं बता रहा हूं। इसी तरीके से हम बात करते हैं इम्पल्स। इम्पल्स को हम आई से दिखाते हैं। इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। ठीक है, मतलब फोर्स की बात करें तो न्यूटन, टाइम इंटरवल की बात करें तो सेकंड। न्यूटन सेकंड सेम आपको दिखाई दे रहा है। इसकी डायमेंशन क्या बनेगी? न्यूटन की बनती है एम एल टी माइनस 2, और सेकंड का हो जाएगा टी। मतलब इसे अगर सिंप्लीफाई करोगे तो एम एल टी माइनस 1। क्लियर है? वहीं अगर मैं 11 की बात करूं तो 11 आपके पास होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करें, मोमेंट ऑफ फोर्स को हम दिखाते हैं टाउ से, और ये होता है आपका फोर्स इनटू फोर्स आर्म। फोर्स आर्म कह दो या आप इसे डिस्टेंस कह सकते हो। ये जब हम आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगा। फोर्स की बात करें तो फोर्स के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो? न्यूटन। और फोर्स आर्म मतलब डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस का मतलब लेंथ, लेंथ के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे? न्यूटन मीटर। तो इसकी डायमेंशन कैसे बनेगी? न्यूटन के लिए जो डायमेंशन बनती है वो बनती है एम एल टी माइनस 2, यही बनता है। और मीटर की बात करूं तो मीटर के लिए आप एक एल और यूज करेंगे, तो एल और एल कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर, मतलब हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। इसे भी याद रख लेना, इसे भी आप याद रखना। मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर, दूसरा क्या हो जाएगा आपका? टी माइनस 2। क्लियर है? और कुछ चीजों की अगर मैं बात करूं, और अगर हम देखें, जैसे आपके पास होता है एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
अगर मैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करूं, इसे हम दिखाते हैं जी से। अभी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे निकलेगा, तो जब हम आगे जाके पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में, तो ये मिलेगा आपको F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, m1 m2 ये दोनों जो है वो आपके पास मासेस हैं, और जो आर स्क्वायर है ये इन दोनों मासेस के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। ठीक है, यहां से जी निकाल सकते हैं। जी निकालोगे तो ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर m1 m2। अब देखो इसकी यूनिट कैसे निकालोगे, यूनिट निकालोगे तो एफ क्या होता है, एफ मतलब फोर्स, ये एफ क्या है आपका फोर्स है। फोर्स के लिए मतलब इस्तेमाल क्या करते हो, न्यूटन। आर स्क्वायर डिस्टेंस है, तो आर का मतलब हो गया मीटर स्क्वायर। m1 m2 मतलब ये भी केजी है और मास ये भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका केजी। मतलब अगर देखा जाए तो केजी से केजी मिलकर क्या बनेगा आपका केजी स्क्वायर बन जाएगा। तो इसकी देखो डायमेंशन कैसे लिखोगे, न्यूटन की अगर लिखें तो ये बनता है आपका mlt-2। एम स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एल का स्क्वायर। नीचे अगर देखें तो नीचे आपके पास हो जाएगा एम का स्क्वायर। ठीक है, एक एम से एक एम गया, क्लियर है। और ये एल स्क्वायर इस एल से टकराएगा तो बनेगा एल क्यू। ये ऊपर आएगा, ये ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा m-1, ये हो जाएगा एल क्यू, और हो जाएगा फिर आपका t-2। तो इस तरीके से अगर देखें तो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशनल फॉर्मूला बना m⁻⁻1 एल क्यू और t⁻²। क्लियर है, तो ये है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कुछ और क्या है। एक लास्ट आप देखना यहाँ से 14 अगर मैं बात करूं, 14 आपके पास होता है प्लांक्स कांस्टेंट। अगर मैं प्लांक्स कांस्टेंट की बात करूं तो इसे हम दिखाते हैं H से। एक फॉर्मूला होता है आपका एनर्जी का, E बराबर hc अपॉन लेमडा। क्या होता है आपका, E बराबर hc अपॉन लेमडा। अगर हम hc हमें निकालना है h, तो h आप यहां से निकालोगे तो ये हो जाएगा E लेमडा डिवाइडेड बाय c। अब इसमें है क्या क्या, ये तो हो गया आपका प्लांक कांस्टेंट, ये तो हो गया आपका प्लांक्स कांस्टेंट। अगर मैं E की बात करूं तो E आपके पास है एनर्जी। क्या है आपके पास, एनर्जी। लेमडा की अगर हम बात करें तो लेमडा है आपके पास क्या, वेवलेंथ। और C की बात करें तो C है आपके पास स्पीड ऑफ लाइट। क्या है भाई साहब आपके पास, स्पीड ऑफ लाइट। समझ रहे हैं बात को। अब इनको अगर ध्यान से देखो तो देखो, पहले E की बात करें तो E का जो यूनिट आपके पास बनेगा वो बनेगा जूल। क्लियर है, जूल। लेमडा की अपन बात करें तो इसका होता है मीटर, और C का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, यही होगा। तो मीटर से तो मीटर कट गया, मीटर से मीटर तो कट गया, ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो ये बनेगा आपका जूल सेकेंड। क्या बनेगा आपका, जूल सेकेंड। तो जूल के लिए आप मुझे बताओ, जूल के लिए क्या आपने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा था, जूल के लिए लिखा था आपने ml²t-2। अरे लिखा था ये, क्या लिखा था आपने, ml²t-2 की अपन बात करें। और वहीं सेकंड की बात करें तो सेकंड के लिए आप लिखते हो क्या, टी। मतलब यहां से क्या बनेगा, ml²t-1 बनेगा। अरे हाँ बनेगा, क्या बनेगा, ml²t-1। तो अगर हम बात करें प्लैंक्स कांस्टेंट की, तो प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए जो डायमेंशन बनेगी ml²t-1 बनेगी। क्लियर है। देखो आप चाहो तो यहाँ से cy लेमडा ऐसा भी लिख सकते हो, कई किताब में आपका ये ऐसा भी लिखा होगा hf। f क्या है, फ्रीक्वेंसी। f बराबर होता है आपका c अपॉन लेमडा, ये भी लिखा होता है। ओके, क्लियर है, आगे चले। अच्छा, कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी भी होती हैं जो डायमेंशनल लेस होती हैं। डायमेंशन लेस होती है, डायमेंशन लेस मतलब जिनमें डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। देखना यहाँ समझना, एक चीज होती है जैसे अपन कहना चाहें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करूं, जैसे काइनेटिक कोफिशिएंट की बात करूं, जैसे हमने बात कर ली यहाँ पर F के, काइनेटिक फ्रिक्शन बराबर होता है आपका म्यू के इंटू नॉर्मल। क्या क्या है ये देखें तो ये है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, और यहाँ पर म्यू के जो है यही है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और वहीं अगर मैं एन की बात करूं तो ये है आपका नॉर्मल, ये भी एक तरीके का क्या होता है, फोर्स होता है।
क्या होता है आपका, नॉर्मल भी फोर्स होता है। जब आप फ्रिक्शन पढ़ोगे तब आपको ये पता चलेगा। हमें निकालना म्यू के, तो म्यू के निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका एफ के डिवाइडेड बाय एम। एक बार बताओ, एफ के मतलब फोर्स, फोर्स का मतलब न्यूटन, और वहीं अगर मैं बात करूं नॉर्मल, नॉर्मल मतलब फोर्स, फोर्स मतलब आपका हो गया न्यूटन। तो जब आपकी यूनिट ही यहां से खत्म हो गई, न्यूटन से न्यूटन कट गया, तो मतलब क्या मिल गया आपको, यूनिट लेस। और जब यूनिट लेस ही है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपका, डायमेंशन लेस हो जाएगा। जब यूनिट ही कुछ नहीं है तो डायमेंशन क्या लिखेंगे, ठीक है। तो यूनिट लेस भी है, डायमेंशन लेस भी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी चीज लेना चाहूं, दूसरी चीज आपके पास है रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोलेंगे अपन, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, रो ऑफ एम और रो ऑफ वाटर। अब एक बात बताओ, डेंसिटी से डेंसिटी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यूनिट तो कुछ होगी नहीं, मतलब ये कैसा बन जाएगा आपका, यूनिट लेस। और यूनिट लेस है तो ये आपका डायमेंशन लेस भी बन जाएगा, कोई डायमेंशन भी नहीं आएगी, मतलब कोई फॉर्मूला भी नहीं आएगा, डायमेंशन लेस बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखें तो रिलेटिव डेंसिटी भी आपके पास कैसी है, डायमेंशनल क्वांटिटी है, ओके। वही अगर मैं बात करूं तो थर्ड नंबर पर एक और चीज होती है स्ट्रेन। क्या होता है, स्ट्रेन। स्ट्रेन की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेन होता है आपका चेंज इन लेंथ। क्या होता है आपका, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ को हम डेल एल बोल देते हैं, ओरिजिनल लेंथ। अब एक बात बताओ, डेल एल मतलब मीटर और यहाँ पर एल मतलब मीटर। देखो चेंज की बात करो रहेगा तो लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होती है, एम, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, एम। मतलब मीटर मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, मतलब क्या बनेगा आपका, यूनिट लेस हो जाएगा। और यूनिट लेस है तो ये कैसा होगा आपका पास, डायमेंशन लेस भी होता है। लेकिन ध्यान रखना, इसमें आपको मैं एक एक्सेप्शन फॉर्म भी बता रहा हूँ। एक एक्सेप्शन फॉर्म ये है, जैसे अभी तक आप क्या कर रहे हो कि जितनी भी आपके पास यूनिट लेस मिल रहे हैं वो कैसे आपके डायमेंशन लेस भी है। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि अगर मैं एंगल की बात करूं, एंगल की अगर अपन बात करें तो एंगल में ध्यान रखना है, एंगल की यूनिट है बेटा, एंगल की यूनिट है, चाहे रेडियन हो चाहे स्टेरेडियन हो। लेकिन ध्यान रखना है एंगल की यूनिट होने के साथ साथ ये डायमेंशन लेस भी है। मतलब एंगल की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, एंगल की यूनिट होती है। एंगल की यूनिट क्या है, रेडियन। एंगल की यूनिट की अगर हम बात करें तो क्या है आपके पास, रेडियन है। लेकिन इसकी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, या डायमेंशन नहीं होती, तो ये एक्सेप्शन के केस में आप इसे लिख सकते हो। कहने का सिंपल सा मतलब है, अगर मैं एक नोट आपको लिखाना चाहूं यहाँ पर, तो एक नोट आप लिख लेना। यहां से क्या लिख सकते हो कि यहां से अगर हम लिखें तो आप लिख सकते हो कि अ डायमेंशनल unitless quantity must be dimensionless, but a dimensionless quantity may or may not be यूनिटलेस। इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का ये मतलब हुआ कि हम जितनी भी बात कर रहे हैं कि यूनिटलेस क्वांटिटी आपकी डायमेंशन लेस बन सकती है। जितनी हो सकता है कि आपको ऐसा देखने को मिले कि जितनी भी यूनिटलेस क्वांटिटीज आपके पास देखने को मिले उन सबकी डायमेंशन लेस नहीं है। मतलब ये बात पक्का कंफर्म है,
ये कंफर्म है कि जिस भी क्वांटिटी की यूनिट लेस होगा या जिसकी क्वांटिटी की यूनिट नहीं होगी वो 100% आपकी डायमेंशन लेस होगी। लेकिन ये कदापि सत्य नहीं है कि जो डायमेंशन लेस है वो यूनिट लेस भी हो। जैसे अपन ने एंगल के केस में देखा कि एंगल के केस में डायमेंशन लेस है ये, लेकिन यूनिट है इसके पास। तो ये नोट आपको ध्यान रखना है कि यूनिट लेस क्वांटिटी मस्ट बी डायमेंशन लेस बट अ डायमेंशनल क्वांटिटी मे और मे नॉट बी यूनिट लेस। समझ रहे ना बात को? तो ये जो आपके पास नोट है, अगर इस नोट की अपन बात करें तो ये नोट आपको याद रखना है। क्लियर है? तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, पढ़ते रहे।